Dear students, today we will discuss SAR of tetracyclines. SAR of tetracycline means tetracycline basically belongs to antibiotic category. Antibiotic, okay. Antibiotic SAR means structure, activity, relationship. Means how activity vary with structure. Means हमने यदि structure में change किया तो वो कैसे चेंज होगा उसकी एक्टिविटी में, ये बात करने वाले हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका कल पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, जिसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 रिंग थी, हमने देखा था 1 2 3 एंड 4, इस तरह से 4 रिंग्स थी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पहला पॉइंट है इसका कि ओक्टा हाइड्रो नैफ्थासिन रिंग असेंशियल फॉर व्हाट एक्टिविटी, ये चारों रिंग होना जरूरी है, दैट मस्ट बी ऑक्टाहाइड्रो, देन इट विल बी द एक्टिव फॉर्म। क्लियर। फिर उसके बाद में दूसरा रहेगा, कौन सा दूसरा पॉइंट रहेगा, एम्फोटेरिक इन नेचर रहेगा। एम्फोटेरिक नेचर किस तरह से, एम्फोटेरिक नेचर का अपन बात करेंगे तो देखना इसमें 3 पीके वैल्यूज होती है। तीनों पीके वैल्यू किस तरह से रहेगी, तीनों पीके वैल्यू किस तरह से रहेगी वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। एक पीके वैल्यू तो आपकी ये वाली रहेगी, दैट इज दिस वन द फर्स्ट पीके वैल्यू, दिस वन द फर्स्ट पीके वैल्यू, और सेकंड पीके वैल्यू इज another this part is the responsible for the second pk value, that is second pk value, and third pk value is that is uh, amino part of this part, that is the third pk value. Okay, means there are 3 pk value, means 2.8 to 3.4 pH, and pk value 7.2 to 7.8 pH, और थर्ड पीके वैल्यू 9.1 टू 9.7। मींस यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये 3 पीके वैल्यू, ये क्वेश्चन आपके जीपेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके जीपेट में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। एम्फोटेरिक नेचर है, उसमें पूछा था कि कौन सा पार्ट कौन सी पीके वैल्यू के रेस्पॉन्सिबल है, तो मैंने कंप्लीटली बता दिया। एक पार्ट पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे। थर्ड पॉइंट क्या रहता है इसका, थर्ड पॉइंट रहता है दैट इज इनएक्टिवेटेड बाय मेटल आयंस, दैट इज आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। ध्यान रहे तो आपको शायद पता होगा कि कैल्शियम के साथ में हमें टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी चाहिए, या यूं कहूंगा दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं लेते। क्या होता है, इनकम्पेटिबिलिटी होती है। इनकम्पेटिबिलिटी होने की वजह से वो इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से वो एज सच बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे 11th एंड 12th पोजीशन, ये 11th और 12th पोजीशन, इन दोनों के बीच में मेटल आयन आके इंटरेक्ट कर लेता है। यहाँ पे इस ये वाली 11th पोजीशन है, ये वाली 12th पोजीशन है, यहाँ पे आके इंटरेक्ट कर लेता है और इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। यदि हमने यही चीज आपको अप्लाई करना है, क्या यदि हमने ये चीज ध्यान दीजिएगा, यदि छोटे बच्चों को हमने टेट्रासाइक्लिन दे दी जब बोन ग्रोथ हो रही है और टीथ की ग्रोथ हो रही होती है, दैट इज एज लगभग 6 to 12 ईयर, तो हमने यदि उसको दे दी तो उसके टीथ में डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसकलरेशन ऑफ टीथ हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, डिसकलरेशन ऑफ टीथ। क्लियर, डिसकलरेशन ऑफ टीथ हो जाएगा। ओके, यदि हमने छोटे बच्चों को दे दिया तो। और दूसरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस का क्या होता है, बोन्स का डेवलपमेंट होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे टेट्रासाइक्लिन दे दिया तो बच्चे की बोन्स में, बच्चे के टीथ में क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन डिपॉजिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम के आयन के फॉर्म में वो होगा और उसमें जाके डिपोजिशन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है जब भी बोन्स और टीथ बनती है तो कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, उस टाइम पे उसके साथ कैल्शियम अटैच हो जाता है। कैल्शियम अटैच हो गया तो बोन्स में और टीथ में जाके जमा होगा। इसलिए प्रेगनेंसी में और इसको छोटे बच्चों में इसको देना नहीं चाहिए। ये वाला पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा, दैट इज आवर फोर्थ पॉइंट। क्लियर, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं वही चीज जो यहाँ पे ये कौन सा यहाँ पे मेटल आयन के साथ दिक्कत कर रहा था, 11th और 12th पोजीशन की वजह से यहाँ इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना था, वही प्रॉब्लम आगे आ रही है।
वो प्रॉब्लम है फिफ्थ पोजीशन। आईएम इंजेक्शन पेनफुल होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि मस्कुलर आईएम इंट्रामस्कुलर यदि हमने इंजेक्शन यहाँ लगाया, व्हाट विल हैपन, इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन साइट पे ही वो डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन वहां पे भी उसको कैल्शियम मिलेगा और आयरन मिलेगा, तो वहां पे जाके क्या करेगा, इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के वहीं डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने की वजह से वो सर्कुलेशन में नहीं आएगा, सर्कुलेशन में नहीं आएगा तो वो दर्द करेगा, इसलिए पेनफुल होगा। क्यों होगा, इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वो क्या पेनफुल कंडीशन में आ गया। अब हम इसीलिए जो इंजेक्शन प्रिपरेशन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, ईडीटी का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है और पीएच लगभग थोड़ा सा स्लाइटली, कीप इन माइंड यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं अपन, स्लाइटली पीएच अपन बहुत कम एसिडिक पीएच साइड में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सॉल्युबल फॉर्म में रहता है और हमने जैसे इंजेक्शन लगाया वो सर्कुलेशन में पहुंच गया, सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद में वो अपना काम कर देता है, मींस एंटीबायोटिक अपना एक्शन दे देता है, एंटीबैक्टीरियल अपना एक्शन दे देता है। तो ये हो गया इसका। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हम आईएम इंजेक्शन को पेनफुल होता है, तो यदि हम उसको पेनफुल का रिमूवल हटाना है तो आप क्या करेंगे, तो ईडीटी आपको डालना है और कौन सा पीएच, स्लाइटली एसिडिक पीएच रखेंगे, तभी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 6 पॉइंट रहता है, 6 पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, ये फिफ्थ पोजीशन पॉइंट 4, अल्फा स्टीरियो ओरिएंटेशन एट 4 डाइमिथाइल एमिनो। 4 डाइमिथाइल एमिनो ये वाला पार्ट है, ये वाला एग्जांपल के तौर पे है, एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। वो हाउ, कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो अल्फा का नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन अल्फा ओरिएंटेशन में रहना चाहिए इस तरीके से, और यदि उसको एसिडिक पीएच, कीप इन माइंड, ध्यान रहे एसिडिक पीएच ज्यादा बात कर रहा हूँ 4 पीएच, तो वह क्या होगा, वहां पे उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या हो, बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन में है, ये अल्फा पोजीशन में, ये अल्फा पोजीशन एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। यदि वो हमने पीएच इंक्रीज, सॉरी लोअर साइड में ले गए, ज्यादा लोअर साइड में ले गए, तो क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बनता है, टेट्रासाइक्लिन से एपी टेट्रासाइक्लिन बन जाता है। एपी टेट्रासाइक्लिन उसका एपीमर बन जाता है, क्या बन जाता है, उसका एपीमर बन जाता है, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज होते ही उसका आइसोमर को हम एपीमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपीमराइजेशन। एपीमराइजेशन, ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एपीमराइजेशन। मींस एसिडिक कंडीशन में ये इसका एपीमराइजेशन हो जाता है, इसीलिए हमें इसका स्टोरेज या इसका डोजेज फॉर्म एसिडिक कंडीशन में हमें नहीं रखना। एसिडिक यहाँ पे बट ओबीएस है जो आपका ईडीटी है, लेकिन वो स्लाइटली एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन नहीं है, 4 पीएच स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। इन एसिडिक पीएच, इसी पीएच की बात कर रहे हैं, लगभग 4 पीएच के आसपास, तो क्या होगा, 4 एपी टेट्रासाइक्लिन बनता है, एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन बनता है और 4 एपी एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन बनता है। तो ध्यान रहे इनकी वजह से क्या होता है, ये सारे कंपाउंड 4 एपी टेट्रासाइक्लिन, एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन एंड 4 एपी एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन, ये इनएक्टिव पार्ट होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, किसके लिए, किडनी के लिए। किडनी में जैसे ही पहुंचते हैं वो टॉक्सिक नेचर होता है और एक डिजीज प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं फानकोनी सिंड्रोम। ऐसी कौन सी ड्रग्स होती है जिसमें ये फानकोनी सिंड्रोम होता है या 4 एपी टेट्रासाइक्लिन एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन ये बनाता है, तो ऐसी ड्रग्स होती है जो 6th पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, उनको वो ड्रग्स फानकोनी सिंड्रोम प्रोड्यूस करती है। मतलब 6th पोजीशन का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। इस R1 और R2 की जगह यदि कोई सा भी ड्रग में OH ग्रुप होगा तो वो 100% फानकोनी सिंड्रोम करेगा। तो मोस्ट ऑफ ड्रग्स टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, फानकोनी सिंड्रोम प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो कौन सा है हमारा 8th पॉइंट हो गया, जिस अब कहने का मतलब 6th पोजीशन पे OH ग्रुप एब्सेंट है। ध्यान रहे 6th पोजीशन, ऊपर वाला पार्ट बता रहे हैं 6th पोजीशन पे OH ग्रुप है तो फानकोनी सिंड्रोम होगा। यदि 6th पोजीशन पे OH ग्रुप एब्सेंट है तो नो फानकोनी सिंड्रोम, मतलब उनमें फानकोनी सिंड्रोम नहीं होगा। 6th पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होगा, तो ये वाले जो इनएक्टिव कंपाउंड्स या जो इनएक्टिव टॉक्सिक मटेरियल बन रहे हैं वो यहाँ पे नहीं बनेंगे। 6th पोजीशन पे OH ग्रुप एब्सेंट होते उनका एग्जांपल क्या है, माइनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ये दोनों
कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो या ऐसी एंटीबायोटिक्स है, ऐसी टेट्रासाइक्लिन से जिनमें 6 पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये फानकोनी सिंड्रोम नहीं करेगी। सिमिलरली यदि यही सिचुएशन है तो 6 पोजीशन पे ये कंडीशन ये है कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को होता है इन दोनों ड्रग्स का ही। 6 पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होगा तो उनका मेटाबॉलिज्म कम होगा कंपैरेटिवली, और कंपैरेटिवली मेटाबॉलिज्म कम होगा तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। फिर उसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 OH ग्रुप एब्सेंट है तो क्या हुआ, पोटेंट होगा और एब्जॉर्प्शन उन ड्रग्स का लगभग जीआईटी से 100% होता है, इसीलिए इनको ओरली दिया जाता है कंपेयर टू जैसे यहाँ पे इंजेक्शन दे रहे थे, इसलिए माइनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन को जनरली टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये हो गया 6 पोजीशन का इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट। और 4th पोजीशन पे एपीएम्ब्राइजेशन हो जाता है तो वो इनएक्टिव मोइटी में चला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द एसएआर ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। जस्ट आई एम रिपीटिंग और समराइजिंग द थिंग्स, ध्यान दीजिएगा। जो ये वाला बेसिक न्यूक्लियस है याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। ये बेसिक टेट्रासाइक्लिन किसका डेरिवेटिव था, तो फॉर ऑक्टाहाइड्रोनेफ्थासिन रिंग करता हो, तो पहला पॉइंट ये है कि इसी का डेरिवेटिव तो बटों में से जरूरी होगा। फिर उसके बाद में आपको पता है कि 3 इसकी पीके वैल्यू है तो इसलिए इसको नेचर क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है। ओके, और ये तो आपको पता ही है कि कैल्शियम या दूध के साथ में उसको टेट्रासाइक्लिन को हम नहीं लेते, तो ये इनएक्टिव हो गया और डिपॉजिट हो जाता है। बट ऑब्वियसली छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम नहीं देना चाहिए, मतलब टेरोटोजेनिक इफेक्ट आएगा ही आएगा। और उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं, आईएम इंजेक्शन डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से पेनफुल होता है, उसको हम ईडीटी से सॉल्व कर लेते हैं। और 4th पोजीशन पे इस पोजीशन पे ये हमारी 4th पोजीशन है, ये हमारी 4th पोजीशन है। तो 4th पोजीशन पे अल्फा ओरिएंटेशन होना जरूरी है। यदि बीटा हो गया तो एपिमर बन जाएगा, दैट इज एपिमराइजेशन। दैट 4 एपी टेट्रासाइक्लिन इज द इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव रहेगा। ओके, तो इनएक्टिव रहेगा तो हमारी कोई काम का ही नहीं है, मतलब एसेंशियल है अल्फा ओरिएंटेशन ही। यदि बीटा ओरिएंटेशन होगा तो उसका एक्टिविटी नहीं रहेगी। और यदि यहाँ पे ये 4 एपी टेट्रासाइक्लिन एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन 4 एपी एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन बनते हैं तो ऐसी ड्रग्स का की वजह से फानकोनी लाइक सिंड्रोम होता है, फानकोनी सिंड्रोम होता है जिसमें 6 पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, वो फानकोनी सिंड्रोम प्रोड्यूस करेगी। यदि एब्सेंट है 6 पोजीशन पे OH ग्रुप तो वो फानकोनी सिंड्रोम नहीं करेगी, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा, पोटेंट है और उसका एब्जॉर्प्शन 100% होता है जीआईटी से। उनका एग्जांपल है माइनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। दिस इज ऑल अबाउट द एसएआर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा का पूरा एज सच लिख देंगे। 8 पॉइंट्स है, बहुत सिंपल से है, बहुत लॉजिकल पॉइंट है, ये आपको डेली रूटीन में भी काम आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंट लेडी और छोटे बच्चों को हमें नहीं देनी टेट्रासाइक्लिन। ओके।